Hello everyone, welcome to Editorial Insights where we help you improve your vocabulary and comprehension skills with the help of editorials. और आज हम पढ़ेंगे जो इंटरनेशनल अनसर्टेनिटी है इंटरनेशनल मार्केट्स में, ग्लोबल इकॉनमी में वीकनेस दिख रही है। क्योंकि ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं और इसराइल गाज़ा कॉन्फ्लिक्ट के बढ़ने के चांसेस हैं। इसकी वजह से जो मार्केट्स हैं वो जो है डाउन है एंड इकॉनमी में भी एक क्वेश्चन मार्क है कि ग्रोथ होगी तो वो कितनी होगी, अनसर्टेनिटी है। तो उसके ऊपर एडिटोरियल है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया पे वो भी हम देखेंगे। बट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर IBPS RB इंटरव्यू तो आप प्रैक्टिस मॉक का इंटरव्यू कोर्स ट्राई कर सकते हैं। यू विल गेट 2 1-on-1 इंटरव्यूज़, वन विद PM एक्सपर्ट्स एंड द अदर विद एक्स मेंबर्स ऑफ IBPS इंटरव्यू पैनल। तो ये आपको हेल्प करेंगे अपनी जो आपकी प्रोफाइल है उसके बेसिस पे क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है, क्या किस टाइप के आप रिस्पॉन्सेज करने चाहिए आपको, एंड जो पर्सनलाइज फीडबैक है वो आपको मिलेगा। एंड जो यू विल गेट मोर देन 20 डिटेल सेशंस जो आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे, एंड ऑल्सो फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंटरव्यू। तो ये आपकी हेल्प करेंगे टू फील कॉन्फिडेंट इन द एक्चुअल इंटरव्यू। और अभी रिसेंटली एड ऑन जो कोर्स है वो लॉन्च हुआ है जिसमें 2 इंटरव्यूज़ हैं, आप वो भी चेक कर सकते हैं प्रैक्टिस मॉक पे। ओके, सो we have also launched PM Practice Pro, which includes PM Banking Pro and Practice Mock Banking PDF course. तो जितने भी मेजर बैंक एंड इंश्योरेंस एग्ज़ाम्स हैं उनके सभी के मॉक टेस्ट हैं, मोर देन 5000 मॉक टेस्ट हैं। एंड जो PDF कोर्स है, बैंकिंग PDF कोर्स, तो उसमें डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस, डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो इंक्लूडेड हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं। तो दिस विल हेल्प यू प्रैक्टिस एज मैनी क्वेश्चंस एज यू वांट। ओके, और ये अभी यू कैन गेट इट एट 20% डिस्काउंट। यू कैन यूज़ PM20 एंड यू कैन गेट इट एट 999। सो लेट्स बिगिन। रिन्यूड रिस्क्स, ठीक है, कि अभी हमने देखा था अक्टूबर की बिगिनिंग में कि थोड़ी होप थी कि अभी आने वाला टाइम जो है वो थोड़ी स्टेबिलिटी रहेगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, लेकिन चीज़ें चेंज हो गई हैं। रिन्यूड रिस्क यानी कि रिस्क वापस से फिर बढ़ गए हैं। तो आपको क्विकली ये पैसेज रीड करना है, एडिटोरियल रीड करना है, इसके एंड में एक वोकैब बेस्ड क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करना है, फिर हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ओके। सो हमें एब वर्ड से क्लोजेस्ट कौन सा वर्ड है वो बताना है। रेकन, सबसाइड, इंस्नेयर, रेक्यूपरेट एंड फॉर्मेंट। ओके, तो इनमें से कौन सा वर्ड है जो क्लोजेस्ट मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, तो आप अपना आंसर मार्क कर दीजिए। वी विल डिस्कस इट आफ्टर वी डिस्कस द एडिटोरियल। So on October 6th, the Reserve Bank of India stuck to its 6.5% GDP growth projection for the year. What is projection? Projection forecast. तो जो estimate था RBI का कि 6.5% GDP ग्रोथ होगी इस साल में, तो RBI ने जून में भी ये फोरकास्ट किया था। फिर अक्टूबर में RBI ने ये स्टिक टू क्या होता है कि उसी के साथ कंटिन्यू करना, कि उन्होंने कहा 6.5% जो ग्रोथ उन्होंने एस्टिमेट की थी उतनी ही होगी। तो ये अक्टूबर 6 में जब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई थी तो उसके बाद ये स्टांस था। विद रिस्क्स फ्रॉम जियोपॉलिटिकल टेंशंस, इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन, वॉलेटाइल फाइनेंशियल मार्केट्स एंड एन अनइवन मॉनसून इवनली बैलेंस्ड आउट बाय स्ट्रेंथनिंग डोमेस्टिक डिमांड। तो उस वक्त ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों की वजह से रिस्क्स थे कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस, अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में टेंशंस, इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट क्या होता है, अलग अलग पीसेस, तो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन, डिफरेंट पार्ट्स में बढ़ जाए इकोनॉमी, एक कोहेसिव, एक यूनिफाइड स्टेट में नहीं है। वॉलेटाइल फाइनेंशियल मार्केट्स, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट्स में, एंड अनइवन मॉनसून। तो ये सब चीज़ें थी, लेकिन डिमांड ज़्यादा थी, डोमेस्टिक डिमांड ज़्यादा थी, और इसी वजह से वो इवन आउट हो गए रिस्क। एंड जो प्रोजेक्शन था, जो एस्टिमेट था, फॉरकास्ट था ग्रोथ का, वो RBI ने उतना ही रखा। देयर वॉज अ बिलीफ दैट अ पीरियड ऑफ हाइटेंड अनसर्टेनिटीज वॉज एबिंग। ये माना जा रहा था कि ये जो हाइटेंड क्या होता है, बढ़ी हुई अनसर्टेनिटीज, अनिश्चितताएं, कि हमें नहीं पता अभी आगे क्या होगा। तो ऐसे लग रहा था कि अब थोड़ी स्टेबिलिटी आ रही है, जो अनसर्टेनिटीज़ हैं, जो नहीं पता कि क्या होगा फ्यूचर में, वो चीज़ें अब कम हो रही हैं
एब होना यानी कि रिड्यूस होना, कम होना, तो वो जो हाइटेंड अनसर्टेनिटीज है वो कम हो रही हैं। एक फ्रेज होता है एब एंड फ्लो, तो उसमें क्या व्हाट डज इट मीन कि कोई चीज़ रेगुलरली बढ़ती या कम होती है, तो एब एंड फ्लो ऑफ लाइफ हम कहते हैं। तो लाइफ में उतार चढ़ाव चलते हैं, ठीक है, कम होते हैं, ज़्यादा होती हैं चीज़ें, कभी समटाइम्स वी आर हैप्पी, कभी ग्रोथ होती है, कभी वी हैव सेट बैक्स, ठीक है, तो ये सब चीज़ें चलती हैं, तो वहाँ पर हम फ्रेज यूज़ करते हैं एब एंड फ्लो। तो एब का मतलब कम होना इंटेंसिटी में, but as the central bank governor signaled last Friday, new uncertainties have emerged. तो फ्राइडे जो RBI गवर्नर उन्होंने कहा कि नई अनसर्टेनिटीज आ गई हैं। अक्टूबर की बिगिनिंग में लग रहा था कि कम हो रही हैं, लेकिन अब अक्टूबर एंड होते होते जो अनसर्टेनिटीज है वो बढ़ती जा रही हैं। हैव एमर्ज्ड मतलब सामने आना, ठीक है, ओवर दी फोर्टनाइट। व्हाट इज अ फोर्टनाइट? अ पीरियड ऑफ 15 डेज। तो पिछले 15 दिन में नई अनसर्टेनिटीज आ गई हैं। द इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट दैट इरप्टेड अ डे आफ्टर द मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू हैज़ वाइडेंड। तो ये जब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग थी उसके एक दिन बाद ये कॉन्फ्लिक्ट इरप्ट हुई थी, ठीक है, सामने आई थी, एंड उसके बाद से वो जो कॉन्फ्लिक्ट है वो वाइडन हो गई है, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ती जा रही है, बढ़ गई है। इरप्ट वर्ड हम यूज़ करते हैं, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है। एक होता है जब जैसे कोई एक्सप्लोजन होता है, जैसे वोल्केनो इरप्ट, उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं, सडन जो रिलीज ऑफ एनर्जी होती है, इरप्ट, ओके, तो वहाँ यूज़ होता है। यहाँ पर मीनिंग है कि कोई जैसे कोई कॉन्फ्लिक्ट के साथ हम यूज़ करते हैं, प्रोटेस्ट के साथ हैं, ठीक है, तो इस टाइप की चीज़ इवेंट्स के लिए, चीज़ों के लिए हम इरप्ट वर्ड यूज़ करते हैं। और कहाँ यूज़ करते हैं? जैसे इरप्टेड इनटू फिट्स ऑफ लाफ्टर, यानी बहुत ज़ोर से, अचानक से बहुत ज़ोर से हंसने लगना, ठीक है, तो वहाँ पर इरप्ट यूज़ होता है। इरप्ट गुस्से के लिए भी यूज़ होता है। जब कोई पर्सन है जैसे शी इरप्टेड, तो वहाँ पर मीनिंग होगा कि शी वॉज वेरी एंग्री और गुस्से में कुछ कह दिया, ओके। तो ये इरप्ट काफ़ी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है, और इन ऐसे वर्ड्स पे आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर बेस क्वेश्चंस आते हैं। एक वर्ड है, डिफरेंट सेंटेंसेस में यूज़ हुआ है, एंड आपको आइडेंटिफाई करना होगा किस कॉन्टेक्स्ट में वो करेक्ट है, ठीक है। सो एंड फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज़ फ्लैग्ड, ये हमने अभी देखा था लास्ट एडिटोरियल जो हमने रीड किया था। फ्लैग होता है किसी चीज़ की तरफ ध्यान दिलाना, किसी चीज़ को पॉइंट आउट करना। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने पॉइंट आउट किया है वरीज अबाउट इम्प्लीकेशंस ऑन ग्लोबल फूड, फ्यूल एंड फर्टिलाइजर सप्लाईज, कि फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा है कि कुछ अभी चिंताएँ हैं किन चीज़ों पे, कि जो ये कॉन्फ्लिक्ट फैल रही है, बढ़ रही है, तो उसके क्या इम्पैक्ट होंगे, क्या इम्प्लीकेशंस होंगे ऑन ग्लोबल फूड, फ्यूल एंड फर्टिलाइज़र सप्लाईज, कि हो सकता है कि फ्यूल के प्राइसेस बढ़ जाएँ, कमी हो जाए, फूड की कमी हो, या फिर फर्टिलाइजर्स की, ठीक है, जब कमी होगी तो फिर उनके प्राइसेस बढ़ेंगे। सो गिवन इंडियाज डिपेंडेंस ऑन फ्यूल एंड फर्टिलाइजर इंपोर्ट्स, इंडिया जो है ज़्यादातर फ्यूल और फर्टिलाइजर अपने इंपोर्ट करता है बाकी कंट्रीज से। डिसरप्शंस ऑन प्राइस स्पाइक्स कुड हर्ट द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, इसकी वजह से क्या होगा, अगर इनके प्राइसेस बढ़ते हैं तो इंडिया पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इंडिया डायरेक्टली इन्हें इम्पोर्ट करता है। तो इनके प्राइस स्पाइक होता है कोई पॉइंटेड चीज़, ठीक है, जैसे कि अगर मेटल का स्पाइक है, यानी कि पॉइंटी मेटल की कोई ऑब्जेक्ट है, पॉइंटेड, ओके। लेकिन यहाँ पर जैसे हम प्राइस की बात कर रहे हैं, प्राइस स्पाइक मतलब स्पाइक यानी कि एक इंक्रीज, तो प्राइस अगर बढ़ता है, डिसरप्शन, सप्लाई डिसरप्शन, सप्लाईज नहीं है अवेलेबल, या प्राइस बढ़ते हैं, तो उसकी वजह से मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो हमारा सिस्टम है, फ्रेमवर्क किसी भी चीज़ का सिस्टम जिस पे कोई भी चीज़ बेस्ड है, ओके, तो वो अफेक्ट होगा। Even if the government refrains, what does refrain mean? To not do something, कोई चीज़ करने से बचना। तो even if the government refrains from passing on higher prices to consumers and farmers in the election season, भले ही ये जो अब फर्टिलाइज़र की कॉस्ट बढ़ेगी, ठीक है, फ्यूल की कॉस्ट बढ़ेंगी, तो उससे इंडिया पे इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। और भले ही जो गवर्नमेंट है वो ये कॉस्ट कंज्यूमर्स तक ना पहुंचाए इलेक्शन सीज़न की वजह से, लेकिन इंडिया पर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। रिफ्रेन की हम बात कर रहे थे, तो एक होता है कि कोई चीज़ ना करना, बचना किसी चीज़ को करने से। दूसरा होता है कि कोई चीज़ जो बार बार रिपीट होती है, जैसे कि कोई फ्रेज़ बार बार यूज़ होता है, कोई कंप्लेन है जो बार बार आती है, ठीक है, तो उसके लिए भी हम एक ये वर्ड यूज़ करते हैं रिफ्रेन। तो यहाँ पर तो ये वर्ब है, ठीक है, यहाँ पर तो ये वर्ब है। जब रिफ्रेन एक नाउन की तरह यूज़ होता है,
वहाँ पर इसका मतलब होता है कोई, जैसे कि दिस इज़ अ कॉमन रिफ्रेन कि कोई कंप्लेन है कि जो रोड्स जो हैं वो टूटी फूटी है, तो द बैड कंडीशंस ऑफ बैड कंडीशन ऑफ रोड्स इज़ अ कॉमन रिफ्रेन, कि वो बार बार यही कहा जाता है कि कंडीशन, रोड की कंडीशंस ख़राब है। ओके, या फिर कोई स्लोगन है जो बार बार यूज़ किया जाता है, तो दिस स्लोगन इज़ अ कॉमन पॉलिटिकल रिफ्रेन, तो इस तरह हम यूज़ करते हैं। ओके, फ्रॉम पासिंग ऑन, ये हमने देख लिया था। द आरबीआई चीफ ऑल्सो पॉइंटेड टू राइजिंग यूएस बॉन्ड यील्ड्स which hit a 16-year high of 5% this week. Mixed data points and signals from central banks around the world as the new unknowns, even as known unknowns such as financial market turmoil, have got more pronounced. तो यहाँ पर बात की जा रही है कि जो आरबीआई चीफ है उन्होंने कहा कि उन्होंने पॉइंट किया, उन्होंने इसकी तरफ ध्यान दिलाया कि यूएस बॉन्ड यील्ड्स भी बढ़ गई हैं। तो इसके हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बॉन्ड यील्ड्स का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वी विल नॉट डिस्कस दैट, बट ये हम समझ सकते हैं कि अगर यूएस में अगर जो बॉन्ड प्राइसेस है कम हो रहे हैं, ठीक है, तो यानी बॉन्ड यील्ड्स बढ़ेंगी। और ये कब बढ़ते हैं? जब वहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ती हैं। तो अगर जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें यूएस में जो है जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, तो उन्हें अगर यूएस में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिल रहा है तो दे विल प्रेफर टू इन्वेस्ट देयर मनी इन द यूएस। तो यूएस में इंटरेस्ट रेट्स हाई हैं, ठीक है, तो बॉन्ड यील्ड्स भी बढ़ रही हैं उसकी वजह से। और अगर यूएस में इंटरेस्ट रेट्स हाई हैं तो इन्वेस्टर्स यूएस में प्रेफर करेंगे इन्वेस्ट करना। तो इसी वजह से इंडिया में भी इंटरेस्ट रेट्स हाई हैं। ओके, एंड यूएस में 5% हैं, 16-year हाई चल रहे हैं, तो इसकी वजह से इंडिया पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। ओके, तो इंडिया की अभी इकोनॉमी के लिए इतना इट्स नॉट वेरी गुड अगर वहाँ पर बॉन्ड यील्ड्स बढ़ते हैं, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। ओके, एंड और जो है मिक्स डेटा पॉइंट्स एंड सिग्नल्स फ्रॉम सेंट्रल बैंक्स अराउंड द वर्ल्ड एज द न्यू अननोन्स। अब सेंट्रल बैंक्स जो हैं अलग अलग कंट्रीज़ के, वो जो डिसीजंस ले रहे हैं, वो जो सिग्नल्स दे रहे हैं, वो सब मिक्स सिग्नल्स हैं, तो वहाँ वो न्यू अननोन्स हैं। हमें अभी ये नहीं, वी आर नॉट श्योर कि किस डायरेक्शन में ग्लोबल इकोनॉमी जा रही है, तो ये न्यू अननोन है, हमें नहीं पता इसके बारे में। एंड जो नोन अननोन है, नोन अननोन यानी जो चीज़ हमें पहले से पता था कि हमें नहीं पता। ओके, सो वो क्या थे कि फाइनेंशियल मार्केट टर्मोइल, ये होता है, टर्मोइल है कि एक स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन फाइनेंशियल मार्केट्स में, कि हमें ये पता था कि ओके कॉन्फ्लिक्ट होगी तो फिर टर्मोइल होगा, कितना होगा ये नहीं पता था, बट ये हमें पता था कि टर्मोइल होगा फाइनेंशियल मार्केट्स में। तो इन सब चीज़ों की वजह से दीज हैव गॉट मोर प्रोनाउंस्ड, ये सारे जो नेगेटिव फैक्टर्स हैं ये ज़्यादा प्रोनाउंस्ड हो गए हैं। अब प्रोनाउंस बोलना नहीं, ठीक है, हम कहते हैं ना प्रोनाउंस करना वर्ड्स को, यहाँ पर इसका डिफरेंट मीनिंग है। यहाँ ये एडजेक्टिव है, वर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है। और कोई चीज़ जब प्रोनाउंस होती है यानी ज़्यादा क्लियर है, ओके, तो ये और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गए हैं ये जो नेगेटिव फैक्टर्स हैं, और ये इनकी वजह से जो अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितताएं हैं, वो बढ़ गई हैं इंटरनेशनल इकोनॉमी में। अ ग्लिम्स ऑफ दिस एंग्जाइटी वाज विजिबल दिस वीक विद द शार्पेस्ट सेल ऑफ ऑन इंडियन बोर्सेज सिंस जुलाई। और अभी इसी वीक ये हुआ था, लास्ट वीक, कि शार्पेस्ट सेल ऑफ यानी कि बहुत ज़्यादा जो है शेयर मार्केट जो है वो डाउन हुई थी। एंड विद इंडियन बोर्सेज इज द स्टॉक मार्केट, तो इंडियन स्टॉक मार्केट्स में काफ़ी ज़्यादा सेल ऑफ हुआ था। और ये इसी का ही एक ग्लिम्स कह सकते हैं। ग्लिम्स क्या होता है? एक झलक, एक बहुत जो है इसे यहाँ पर हमें दिखाई देती है कि इन सब फैक्टर्स की वजह से एंग्जाइटी है एंड उसका इम्पैक्ट पड़ा इंडियन स्टॉक मार्केट पे। सो देयर इज़ नो सर्टेनिटी दैट द आरबीआई वुड स्टिल अपहोल्ड इट्स इवनली बैलेंस्ड आउटलुक टुवर्ड्स रिस्क टू ग्रोथ। अब हमें ये नहीं पता, देयर इज़ नो सर्टेनिटी कि आरबीआई अभी भी जो ये इवनली बैलेंस्ड अप्रोच आरबीआई अभी तक चला रही है कि ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन दोनों को एक साथ टैकल करने की कोशिश कर रही है, तो वो इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। अपहोल्ड मतलब कंटिन्यू करना किसी चीज़ को, तो टुवर्ड्स रिस्क टू ग्रोथ, कि अब क्योंकि इसकी वजह से ग्रोथ पर भी रिस्क बढ़ रहे हैं। ओके, हाउएवर the finance ministry, while acknowledging that global uncertainties have compounded, seems largely sanguine for now in its outlook for the economy. लेकिन जो फाइनेंस मिनिस्ट्री, आरबीआई को थोड़े कंसर्न्स हैं, बट फाइनेंस मिनिस्ट्री
ने पॉइंट आउट किया है कि ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ बढ़ गई हैं, कंपाउंड होना यानी कि और ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो जाना, तो ये ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ और बढ़ गई हैं। और लेकिन जो फाइनेंस मिनिस्ट्री अभी के लिए सैंग्विन है, दैट मीन्स इट इज़ ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है, कि सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल है। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री इज़ ऑप्टिमिस्टिक फॉर नाउ इन इट्स आउटलुक फॉर द इकॉनमी। जो व्यू है फाइनेंस मिनिस्ट्री का इंडियन इकॉनमी को लेके वो अभी पॉजिटिव है। Its monthly economic review released on Monday asserts that growth remains on track. तो जो अभी जो मंथली इकोनॉमिक रिव्यू गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, तो उसके अकॉर्डिंग अभी इंडियन ग्रोथ जो है वो ट्रैक पर है, चीज़ें ठीक चल रही हैं, इन्फ्लेशन इज़ ईजिंग। जब हम ये वर्ड यूज़ करते हैं ईजिंग, दैट मीन्स इट इज़ कमिंग डाउन, ठीक है, कम हो रही है, उसकी इंटेंसिटी कम हो रही है। आफ्टर अ टेम्प्रेरी सीजनल सर्ज इन जुलाई अगस्त, हमने देखा था जुलाई अगस्त में इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ गई थी। सर्ज क्या होता है? इंक्रीज, तो काफ़ी बढ़ गई थी। कंजम्पशन डिमांड इज़ स्ट्रेंथनिंग, जो डिमांड है, लोग सामान खरीद रहे हैं कंज्यूम करने के लिए, तो वो स्ट्रेंथन हो रहा है, बढ़ रही है डिमांड, इन्फ्लेशन कम हो रही है। एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड इज़ ऑल्सो फर्मिंग अप, और जो इन्वेस्टमेंट को लेकर जो डिमांड है, इट इज़ ऑल्सो फर्मिंग अप, मीन्स इट इज़ ऑल्सो बिकमिंग स्ट्रॉन्गर, ठीक है। तो ये इन चीज़ों की वजह से फाइनेंस मिनिस्ट्री का आउटलुक पॉजिटिव है कि चीज़ें ठीक हैं अभी इकॉनमी में। ऑन दी इमिनेंट फियर्स ऑफ राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस, इट नोटेड दैट जुलाई सितंबर क्वार्टर प्राइसेस वर स्टिल वे लोअर दैन दी 109 to 98 डॉलर एवरेजेस इन द फर्स्ट एंड सेकंड क्वार्टर ऑफ 2022-23। तो अब अगर हम बात करें कि इमिनेंट कोई चीज़ होती है, वो होता है कि जो होने वाली है और जिसको आप रोक नहीं पाओगे, इमिनेंट फ्यूचर में होने वाली है, ठीक है, कि अबाउट टू हैपन। तो अभी ये डर है कि अचानक से जो क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं वो बढ़ जाएंगे, लेकिन जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो अभी ये रिव्यू जो है इकोनॉमिक रिव्यू रिलीज़ किया, तो उसमें ये नोट किया कि जो अभी जो क्रूड ऑयल प्राइसेस थे इस क्वार्टर में, वो पहले के कंपैरिजन में काफ़ी कम थे। 2022-23 में काफ़ी ज़्यादा ऑयल प्राइसेस थे, तो उससे तो कम ही हैं, तो इसको लेके भी वो ऑप्टिमिस्टिक है, पॉजिटिव है। द वीक फॉरेन ट्रेड पिक्चर इज एक्सपेक्टेड टू रिकवर एंड इंडस्ट्रियल जॉब क्रिएशन प्रॉस्पेक्ट्स आर हाई फॉर द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स। तो हमारी फॉरेन ट्रेड बढ़ेगी, ये एक्सपेक्टेड है। प्रॉस्पेक्ट होते हैं कि क्या चांसेस हैं, ठीक है, व्हाट आर द चांसेस। तो जो चांसेस हैं इंडस्ट्रियल जॉब क्रिएशन के, वो भी अच्छे हैं अगले नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स के लिए। और वाइल हायर डिमांड फॉर हाउसिंग एंड व्हीकल लोन्स रिफ्लेक्ट्स बोस्टर्ड कॉन्फिडेंस, बोस्टर्ड मतलब स्ट्रेंथन्ड। तो ये सब चीज़ें पॉजिटिव चीज़ें हैं जो अभी जो रिव्यू रिलीज़ किया फाइनेंस मिनिस्ट्री ने। बोस्टर्ड कॉन्फिडेंस, इंक्रीज्ड कॉन्फिडेंस, तो आपको ये वर्ड्स पे फोकस करना है, ठीक है, तभी आप पूरी तरह समझ पाएंगे कि क्या कहा जा रहा है इस पैसेज में। तो बोस्टर्ड कॉन्फिडेंस लेवल्स इन हाउस होल्ड, तो ये इंक्रीजिंग हाउसिंग लोन्स, इंक्रीजिंग व्हीकल लोन्स, ये सब पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ज़्यादा बढ़ता हुआ कॉन्फिडेंस है इंडियन इकॉनमी में, एंड जो हाउस होल्ड्स हैं वो स्पेंड कर रहे हैं इन चीज़ों पे। इंडियाज़ मैक्रो फंडामेंटल्स में वेल होल्ड अप थ्रू दी लेटेस्ट ग्लोबल स्टॉर्म, कि जो फंडामेंटल्स जो मेजर जो पोर्शन जो बेसिक्स हैं, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग है इंडियन इकॉनमी के, एंड वो होल्ड अप कर लेंगे, दे विल बी एबल टू फेस द लेटेस्ट ग्लोबल स्टॉर्म। जो अभी अनसर्टेनिटी चल रही है इंटरनेशनल जो इकॉनमी है, ग्लोबल इकॉनमी है, वहाँ पे, तो उसको वो फेस कर लेंगे। बट द गवर्नमेंट वुड डू वेल टू ड्रिल अ लिटिल डीपर इनटू कंजम्पशन एंड हायरिंग ट्रेंड्स। लेकिन यहाँ पर तो ये सब पॉजिटिव इंफॉर्मेशन थी, लेकिन यहाँ पर बट है, और यहाँ पर फिर एक वर्ड ऑफ कॉशन है कि गवर्नमेंट को किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। इट वुड डू वेल टू ड्रिल अ लिटिल डीपर, ड्रिल अ लिटिल डीपर या डिग अ लिटिल डीपर का मतलब होता है किसी चीज़ को और ज़्यादा ध्यान से उसको एनालाइज करना, उसको स्टडी करना। तो गवर्नमेंट को और ज़्यादा डिटेल में देखना चाहिए जो ये कंजम्पशन और हायरिंग ट्रेंड्स चल रहे हैं, कि क्या लोग जो है कितना कंज्यूम कर रहे हैं, कंजम्पशन बढ़ रही है, तो उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स, ठीक है, हायरिंग ट्रेंड्स कि अभी जॉब जो मार्केट है उसका क्या सिनेरियो है, तो उस पर ध्यान देना चाहिए। द लास्ट क्वार्टर है सीन अ शार्प स्लम्प इन स्मॉल कार सेल्स, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में स्मॉल कार्स की जो सेल्स है वो कम हुई हैं, ठीक है,
कम कार्स बिक रही हैं, छोटी कार्स, एंड कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स प्रोड्यूसर्स रिपोर्टिंग वीक रूरल डिमांड। ड्यूरेबल्स होते हैं जो आप लंबे टाइम के लिए अपने पास रखते हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ठीक है, जो डिवाइसेस आप कई साल तक यूज़ करते हो। नॉन ड्यूरेबल्स आर जो आप शॉर्ट टर्म के लिए जो आप कुछ परचेज करते हो एंड यू कंज्यूम इट। तो जो नॉन ड्यूरेबल्स हैं उनकी डिमांड कम हुई है, एंड आईटी फर्म्स, आईटी कंपनीज जो हैं उन्होंने स्केल डाउन कर दिया ग्रोथ और हायरिंग होप्स, यानी जो आईटी कंपनीज हैं वो इतना अच्छा अभी नहीं कर रही हैं, उन्हें अपनी ग्रोथ के जो प्रोजेक्शंस थी, जो एस्टिमेशन थी वो कम कर दी हैं, ठीक है, स्केल डाउन करना, कम करना, एंड हायरिंग कितने हायरिंग करेंगे तो वो भी उन्होंने कम कर दिए हैं। देयर इज़ स्टिल मच टू बी डन टू करेक्ट एन अनइवन रिकवरी, और अभी फ़िलहाल जो ये रिकवरी है ये इवन नहीं है हुई है, और फिर अनसर्टेनिटीज़ आ गई हैं, तो इसलिए अभी और भी चीज़ें, और भी स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, विच वुड इवेंचुअली अभी, क्योंकि ये अनइवन रिकवरी है, जो अभी ये जो हमने देखा कि कई चीज़ें पॉजिटिव चल रही है पर कुछ चीज़ें ठीक नहीं है, तो ये अनइवन रिकवरी है, और इसको करेक्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर अनइवन रिकवरी होगी, दिस विच किसके लिए यूज़ हुआ है, अनइवन रिकवरी के लिए, रिलेटिव प्रोनाउन, विच वुड इवेंचुअली हैम्पर नुकसान पहुंचाना, या फिर नॉट नुकसान पहुंचाना, किसी चीज़ को की ग्रोथ को कम कर देना, ठीक है, रुकावट लाना, तो इवेंचुअली हैम्पर अ ब्रॉडर इन्वेस्टमेंट रिवाइवल। अगर इन चीज़ों को के ऊपर फोकस नहीं किया जाता तो इससे बाकी जो ब्रॉडर इन्वेस्टमेंट रिवाइवल है ओवरऑल इकोनॉमी में, वो इतने अच्छे से नहीं होगा। तो ये हमने द हिंदू से एडिटोरियल देखा था आज का, एंड एब मीन्स हमने अभी देखा था, दैट मीन्स रिड्यूस होना, कम होना। तो रेकन, सबसाइड, एंसनेयर, रेक्यूपरेट, फोमेंट। तो सबसाइड होता है कोई चीज़ जब इंटेंसिटी में कम हो जाती है, तो वो सिमिलर मीनिंग है एब से, सो बी हमारा आंसर होगा। रेकन का क्या मीनिंग होता है, किसी चीज़ को किसी वे में सोचना, किसी पर्टिकुलर वे में कंसिडर करना, ठीक है, आई रेकन दिस, तो ये नहीं है। एंसनेयर होता है किसी को फंसा देना किसी चीज़ में, ओके, सो नो। रेक्यूपरेट, रिकवर करना किसी बीमारी से, इलनेस से, वीकनेस से, सो नो। एंड फोमेंट होता है किसी नेगेटिव चीज़ को बढ़ावा देना, ठीक है, फोमेंट ट्रबल, ठीक है, फोमेंट प्रोटेस्ट्स। तो इन वर्ड्स के साथ हम यूज़ करते हैं, पॉजिटिव चीज़ों के साथ यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका मीनिंग रिड्यूस तो नहीं है, उल्टा ये बढ़ाने की बात कर रहे हैं। सो बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेज हैं यहाँ पर मैंशनड है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, एंड जो अक्टूबर के मंथ की वोकैबुलरी PDF है वो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर के अराउंड वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हैं। सो आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।